डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा थर्मल रेगुलेशन इन मैमल्स। अब उसको मैं थोड़ा सा याद करवाने लगा हूँ। तो हाइपोथैलेमस दिमाग का एक हिस्सा है, उसको कहते हैं थर्मोस्टेट। यानी उसकी ड्यूटी है कि वो जिस्म के टेम्परेचर को नॉर्मल रखे। और इसकी रेंज है 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड। कम से कम टेम्परेचर होगा किसी सेहतमंद मैमल का, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस टेम्परेचर में इजाफा हो जाए तो या कमी हो जाए तो इसको इम्बैलेंस कहेंगे। अगर इजाफा हो जाएगा तो जिस्म के अंदर हीट रिसेप्टर्स होंगे, जिस्म के ऐसे हिस्से होंगे जो इस इजाफे को महसूस करेंगे, उनको कहेंगे हीट रिसेप्टर्स। वो फिर कंट्रोल सेंटर को इतला देंगे, यानी हाइपोथैलेमस को इतला देंगे, और फिर ये जिस्म को ठंडा करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? वैजो डायलेशन। स्किन के अंदर जो खून की नालियाँ, उनको हुक्म दिया जाएगा कि वो फैल जाएं, और इस तरह जिस्म का ब्लड जो है वो स्किन में ज़्यादा चला जाएगा और बाहर की हवा जो है उसको ठंडा करेगी। और स्वेटिंग होगी, यानी पसीना आएगा, और कुछ जानदार जो है वो हाँफना शुरू कर देंगे, पैंटिंग करेंगे। इस तरह जिस्म का टेम्परेचर जो है ये कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो फिर कोल्ड रिसेप्टर एक्टिव होंगे और ये कंट्रोल सेंटर को इतला देंगे कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। अब वो जो हाइपोथैलेमस है वो इसको बढ़ाने के लिए वैजो कंस्ट्रिक्शन, यानी स्किन के अंदर जो खून की नालियाँ उनको सुकेड़ देगी, तंग करवाएगी, ताकि स्किन के अंदर थोड़ा ब्लड जाए। इसके अलावा शिवरिंग होगी, बंदा कांपना शुरू कर देगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और इस तरह जिस्म जो है वो गर्म हो जाएगा। इसके अलावा हार्मोन्स पैदा होंगे जैसे थायरोक्सिन, और उसकी वजह से बॉडी में ऐसे रिएक्शंस होंगे जिनकी वजह से हीट पैदा होगी। इस तरह से हीट पैदा होने को नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहेंगे। जब ये टेम्परेचर इस रेंज में आ जाएगा तो ये जो काम है वैजो कंस्ट्रिक्शन, शिवरिंग वगैरह, ये बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जो मैमल्स होते हैं उनके जिस्म के ऊपर हेयर होते हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा वो इंसुलेशन करेंगे, जिस्म की हीट को बाहर जाने से रोकेंगे और बाहर की ठंडक को अंदर आने से रोकेंगे। कोट ऑफ हेयर को कहते हैं पिलेज। और इसके अलावा सब डर्मल फैटी लेयर, स्किन के नीचे चर्बी की लेयर होती है, और ये लेयर जितनी मोटी होगी उतना इंसुलेशन ज़्यादा करेगी, जिस्म की हीट जो है वो बाहर नहीं जाएगी, और बाहर की सर्दी जो है वो भी जिस्म के अंदर नहीं आएगी। और स्किन के अंदर इस चर्बी की लेयर को कहेंगे ब्लबर। ब्लबर और व्हेल वगैरह में, डॉल्फिन में ये ज़्यादा मोटी लेयर होती है, और इसलिए वो ठंडे पानी में भी हरकत करते रहते हैं, रहते भी हैं, तो उनका जिस्म ठंडा नहीं होता क्योंकि उनकी स्किन के नीचे चर्बी की लेयर होती है। अब हम पढ़ेंगे कि बुखार, जिसका दूसरा नाम है पायरेक्सिया, जब जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए, जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह या कोई बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, जैसे निमोनिया के बैक्टीरिया हैं या कोई और इस तरह के जरासीम, उनको पैथोजन कहेंगे, बीमारी पैदा करने वाले जानवर कहेंगे। तो वो जिस्म के अंदर कुछ केमिकल्स पैदा करेंगे। इसी तरह वाइट ब्लड सेल जो हैं वो भी कुछ केमिकल्स पैदा करेंगे। इन केमिकल्स को मजमूई तौर पे पायरोजेंस कहते हैं, और ये हाइपोथैलेमस को जाके बताते हैं कि वो जो जिस्म का सेट पॉइंट है 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको ज़्यादा कर दिया जाए, तो फिर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस्म हद से ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि बंदे को बुखार हो गया। और इस गर्मी की वजह से अक्सर जो जरासीम होते हैं बीमारी के, वो मर जाते हैं और जानदार जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो मलेरिया का जरासीम है, इसके लिए बेहतर यह है कि इसकी दवाई खाई जाए, फैंसीडार वगैरह, क्योंकि इस ये रेड ब्लड सेल को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है और जिगर के सेलों को भी तबाह करता है, और जिसकी वजह से बंदा मर भी सकता है। चलिए अब हम बेटा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18, रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदावार, यानी कोई चीज़ को बनाना, और री का मतलब है दोबारा। ये एक ऐसा सिलसिला अल्लाह ताला ने जानदारों में लगाया हुआ है कि वो इसके ज़रिए अपनी नस्ल पैदा करते हैं, अपनी तरह के नए अफराद पैदा करते हैं, तो इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन जो है ये ज़िंदा रहने के लिए तो ज़रूरी नहीं है। अगर कोई जानदार अपनी सारी ज़िंदगी में रिप्रोडक्शन ना करे तो फिर भी वो ज़िंदा रह सकता है, उसकी सेहत के ऊपर कोई ऐसा बुरा असर जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन जब वो मर जाएगा तो फिर उसकी आइंदा नस्ल जो है वो आगे नहीं चलेगी। इसी तरह अगर किसी स्पीशी के सारे अफराद जो है वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो फिर आगे उनकी नस्ल जो है वो कम हो जाएगी या बिल्कुल भी ख़त्म हो सकती है। जैसे कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनमें रिप्रोडक्शन को रोकने की कई कोशिशें की जा रही हैं, तो इस वजह से उनकी आबादी जो है वो कम हो गई है और अब उनके लोगों को ये ख़तरा महसूस होने लगा कि इस तरह से तो हमारा मुल्क जो है उसका वजूद दुनिया से ख़त्म ना हो जाए कहीं रिप्रोडक्शन ना करने की वजह से। तो रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं। ये पुराना तरीका है एसेक्सुअल, और जो नया है उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जानदार जो है वो अगली नस्ल पैदा कर सकता है, और इसके भी फिर आगे कई तरीके हैं। बर्डिंग, जानदार के जिस्म के ऊपर एक उभार सा बनता है, जैसे फोड़ा फिंसी निकलता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक नया जानदार बन के उसके जिस्म से अलग हो जाता है। इसी तरह लेयरिंग है। लेयरिंग में क्या होता है कि कोई पौधा जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जब ज़्यादा पत्ते हो जाते हैं तो बदन बढ़ जाता है, तो उसका स्टेम कमज़ोर होता है, वो फिर ज़मीन की तरफ झुक जाता है, और जहाँ से ज़मीन को टच करता है उधर से उसकी जड़ें निकल आती हैं, और फिर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ऐसे सीधा होता है, फिर बदन की वजह से नीचे आ जाता है, और फिर ज़मीन को टच करता है तो वहाँ से उसकी जड़ें निकल आती हैं। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि ये सीधा ही ज़मीन के ऊपर ही ग्रो करे, तो इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं, और जहाँ पे नोड होगी उसके नीचे से जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी, जैसे घास वगैरह में होता है। अब ये बीच में से अगर काट भी जाए तो ये नए नए ये उतने ही नए प्लांट जो हैं ये बन जाएंगे। इस तरह इनकी नस्ल में भी इजाफा हो जाएगा। वेजिटेटिव पार्ट्स पौधे होते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स। अगर इनमें से कोई सा रिप्रोडक्शन करे, अगली नस्ल पैदा करे सेक्सुअल तरीके से, तो इसको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके बाद एक पार्थिनोजेनेसिस है कि एग जो बनता है उसकी फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो अकेला ही एग जो है डेवलप करके अगली नस्ल जो है वो पैदा कर दे, तो इस बात को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। फिर इसकी आगे दो किस्में हो जाती हैं। अगर एग जो है वो हैप्लॉइड होगा तो हैप्लॉइड बच्चा बनेगा, तो इसको हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे, और अगर डिप्लॉइड बच्चा एग होगा तो बगैर फर्टिलाइजेशन के वो डिप्लॉइड जानदार में डेवलप कर जाएगा, तो इसको कहेंगे डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इसके अलावा प्लांट्स में होता है कि फ्लावर के अंदर एग बनता है, आमतौर पे तो मियासिस के जरिए बनता है, हैप्लॉइड होता है, लेकिन कोई दूसरा सेल जो है उसमें से वो डिप्लॉइड हो और वो बतौर एग के आगे डेवलप करके नया जानदार बन जाए बगैर फर्टिलाइजेशन के, तो इसको एपोमिक्सिस कहेंगे, यानी प्लांट्स में डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इसके बाद है पार्थिनोकार्पी, ओवरी डेवलप करे और बगैर फर्टिलाइजेशन के ये डेवलप करके फ्रूट बन जाए, इसमें सीड नहीं होगा, तो इस अमल को कहेंगे पार्थिनोकार्पी। टिश्यू कल्चर के टिश्यू जो है उसके सेलों को आप सेपरेट कर देंगे और फिर हर एक सेल जो है एक नया जानदार बन जाएगा, तो ये भी एक सेक्सुअल तरीका है, इसको टिश्यू कल्चर कहेंगे। क्लोनिंग के जानदारों में आप एग को के अंदर किसी और जानदार का न्यूक्लियस डाल सकते हैं और इस तरह से उस जानदार की तरह का बच्चा पैदा हो जाएगा, तो उसको उसका क्लोन कहेंगे। इसी तरह इंसान में एग और स्पर्म के मिलाप से एक जाइगोट बनता है, और जब वो डिवाइड करके 2 सेल स्टेज पे आता है तो वो किसी तरह से सेल सेपरेट हो जाते हैं, तो फिर एक ही जाए 2 बच्चे एक जैसे पैदा हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।